Now today we will talk about the ordinance making power of the president and the governors. Now you should first know that ordinance making power is a legislative power. ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, legislative power है, ये executive power नहीं है, ठीक? It is a legislative power of the president and the governor. ठीक है? The power of issuing ordinance is a legislative power. ये सवाल आते हैं इसलिए बता रहा हूँ. तो जो कंसर्न आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो हैं आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल 213. बहुत आसान है इनको याद रखना. आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की लेजिस्लेटिव पावर से डील करता है, दैट इज द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट. एंड देन देयर इज आर्टिकल 213 व्हिच डील्स विद द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर. अब बाय एंड लार्ज आर्टिकल 213 और आर्टिकल 123 सेम ही है, विद अ माइनर डिफरेंस इन द केस ऑफ गवर्नर. गवर्नर साहब की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में कुछ माइनर एडिशंस हैं, बट बाय एंड लार्ज 90% जो टेक्स्ट है वो सेम है दोनों का ही. तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में आपको पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. देखिए, पहली चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, पहले प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर can only be exercised when both houses of the parliament are not in session. ठीक. दूसरा, सिचुएशन ऐसी अराइज हो गई है जहां पे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू टेक इमीडिएट एक्शन. ठीक. ये दूसरी कंडीशन है जो साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए. जब ये दोनों सिचुएशन अराइज हो जाती हैं कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, और साथ में circumstances ऐसे अराइज हो गए हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू टेक इमीडिएट एक्शन, देन ही मे प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस. ये लेजिस्लेटिव पावर है. अब ऑर्डिनेंस जो है कब एक्सपायर होता है? अब देखिए, एक जो पहली सिचुएशन है वो ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया फिर विड्रॉ कर लिया, तो ये एक्सपायर हो जाएगा. दूसरी सिचुएशन ये तब एक्सपायर होता है जब बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट सेशन में आ जाते हैं, तो ऑर्डिनेंस इज लेड बिफोर देम. ठीक है. तो जब ऑर्डिनेंस उनके सामने ले किया जाता है तो इट विल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट. जब पार्लियामेंट रीअसेंबल हो जाती है, ठीक है, तो ये मैंडेटरी है कि ऑर्डिनेंस उनके सामने ले किया जाए. और ऑर्डिनेंस अगर अप्रूव नहीं किया गया बाय पार्लियामेंट, then in either situation it would be extinguished on the expiry of 6 weeks from the reassembly of parliament. थर्ड सिचुएशन क्या है? थर्ड सिचुएशन ये है कि अगर 6 वीक्स के एक्सपायर होने से पहले अगर दोनों हाउसेज ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया डिसअप्रूविंग द ऑर्डिनेंस, तो भी वो एक्सपायर कर जाता है. ठीक है. इस कंटेक्स्ट में आर्टिकल 123 का क्लॉज 2 देखिएगा, वो कहता है कि एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड अंडर दिस आर्टिकल शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, एंड एवरी सच ऑर्डिनेंस शैल बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट. और इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड द रेजोल्यूशंस डिसअप्रूविंग इट आर पास्ड बाय बोथ हाउसेस, देन अपॉन पासिंग ऑफ सेकेंड ऑफ दोज रेजोल्यूशन. ठीक है. ये जो लास्ट लाइन है कि अपॉन द पासिंग ऑफ सेकेंड ऑफ दोज रेजोल्यूशन, इससे कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको बता रहा है कि मान लीजिए लोकसभा में पहले एक रेजोल्यूशन पास हुआ, फिर राज्यसभा में दूसरा रेजोल्यूशन पास हुआ, तो डिसअप्रूवल कब से माना जाएगा? फ्रॉम द पासिंग ऑफ सेकेंड ऑफ दोज रेजोल्यूशन. ठीक है. तो हमारे एग्जाम्पल में सेकेंड रेजोल्यूशन किसने पास किया? राज्यसभा में. सो द डिसअप्रूवल, द एक्सपायरेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस वुड बी कंसीव्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ सेकेंड ऑफ दैट रेजोल्यूशन. ठीक है, जो हमारे एग्जाम्पल में राज्यसभा ने किया. फिर एक्सप्लेनेशन आती है, वो कहती है कि वेयर द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर समन टू रीअसेंबल ऑन डिफरेंट डेट्स, अलग अलग डेट्स के टाइम पे उनको बुलाया जाता है, तो पीरियड ऑफ 6 वीक्स शैल बी रेकन्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ दोज डेट्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज. कि मतलब एक हाउस पहले रिजेंबल हो गया और दूसरा हाउस बाद में रिजेंबल हुआ,
रीअसेंबल हुआ, तो जो 6 वीक का जो पीरियड है ये कैलकुलेट किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑन विच द लैटर हाउस रीअसेंबल्ड, ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या है एक्सपायरेशन की कि 6 हफ्ते जब रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट के बाद हो जाते हैं तो ऑर्डिनेंस एक्सपायर कर जाता है। अब 6 हफ्ते कब से कैलकुलेट होंगे? अगर हाउसेस अलग अलग डेट को रीअसेंबल हुए हैं तो सेकेंड ऑफ दैट रीअसेंबली से होंगे। मान लीजिए लोकसभा पहले रीअसेंबल हो गई, राज्यसभा बाद में रीअसेंबल हुई, तो जो 6 हफ्ते का जो पीरियड कैलकुलेट होगा वो राज्यसभा की रीअसेंबली से होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये स्विच भी हो सकता है राज्यसभा पहले रीअसेंबल हो जाए, लोकसभा बाद में रीअसेंबल हो, ठीक है। तो जो प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है उसका ध्यान रखिएगा। प्रॉपर टर्मिनोलॉजी इज दैट 6 वीक्स शैल बी रेकन्ड फ्रॉम द लैटर ऑफ दोज डेट्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज। क्लॉज 3 सीधी सी एक बात कहता है कि अगर ऑर्डिनेंस के अंदर कोई भी ऐसा प्रोविजन बनाया गया जो पार्लियामेंट नहीं बना सकती तो वो वॉइड होगा, ठीक है। मतलब ऑर्डिनेंस रूट इज नॉट अ चार्टर फॉर लॉलेसनेस एंड नॉट अ चार्टर फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। जो लिमिटेशन पार्लियामेंट पे है वही लिमिटेशन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे भी रहेंगे। अब एक चीज याद रखिए, जब ऑर्डिनेंस प्रमलगेट किया जाता है तो जब भी ऑर्डिनेंस चैलेंज किया जाएगा कोर्ट के सामने तो उसको उसी ग्राउंड्स पे चैलेंज किया जाएगा जो ग्राउंड्स पे एक लेजिस्लेटिव एक्ट चैलेंज होती है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम एग्जीक्यूटिव एक्शन कई चीजों पे चैलेंज कर सकते हैं, मैलाफाइड, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, मैलिस, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। पर ये ग्राउंड्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये लेजिस्लेटिव पावर है। लेजिस्लेटिव पावर को आप चैलेंज कर सकते हैं ओनली ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। पहली बात है कि इट इज इन कंफ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज द पार्लियामेंट वुड नॉट बी एबल टू इनैक्ट दैट पर्टिकुलर लॉ, ठीक है, या पार्लियामेंट के ही पास कॉम्पिटेंस नहीं है ऐसा लॉ बनाने की, तो ऐसी सिचुएशन पे आप चैलेंज कर सकते हैं। सो प्राइमरली जो ऑर्डिनेंस भी जिस ग्राउंड्स पे चैलेंज होगा वो कॉम्पिटेंसी के ग्राउंड पे होगा या अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ग्राउंड पे होगा, ठीक है। वो मैलिस के ग्राउंड पे आप नहीं चैलेंज कर सकते, आप उनको उन ग्राउंड्स पे नहीं चैलेंज कर सकते जो प्योरली एग्जीक्यूटिव पे अप्लाई होते हैं, जैसे नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, मैलिस, एसेट्रा एसेट्रा, बहुत सारे ग्राउंड्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। अक्सर लोग इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि क्योंकि एग्जीक्यूटिव ये बना रहा है तो जो एग्जीक्यूटिव पे जो ग्राउंड्स एप्लीकेबल होते हैं वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पे भी होंगे, बट आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं होंगे। और इसी वजह से नहीं होंगे क्योंकि इट इज अ लेजिस्लेटिव पावर, इट इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। इसीलिए डिफरेंसेस पे बहुत ध्यान रखना होता है। अब क्या ऑर्डिनेंस से आप संविधान अमेंड कर सकते हैं? देन द आंसर इज ऑब्वियसली नो, क्योंकि संविधान सिर्फ कंस्टिट्यूएंट पावर से अमेंड हो सकता है, लेजिस्लेटिव पावर से नहीं, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। इट इज ओनली एंड ओनली द कंस्टिट्यूएंट पावर विच कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द लेजिस्लेटिव पावर। कंस्टिट्यूएंट पावर किसको दी गई है? कंस्टिट्यूएंट पावर पार्लियामेंट को दी गई है। सो इट इज ओनली द पार्लियामेंट एंड ओनली द पार्लियामेंट वो कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब जरा कुछ केस लॉस की बात कर लेते हैं इस बात पे। मैंने आर्टिकल 123 थोड़ा डिस्कस किया है, आप आर्टिकल 213 देख लीजिएगा, ठीक है। बेयर टेक्स्ट पे थोड़ा डिफरेंस है, पर मेन जो सवाल आते हैं इसमें मेंस पे वो उसके जुडिशियल स्क्रूटिनी को लेके आते हैं और केस लॉ को लेके आएंगे। आर्टिकल तो आप पढ़ के लिख ही देंगे, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इट इज़ नॉट कन्फ्यूजिंग बाय इटसेल्फ, इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो पहला जो मैं आपको केस बताने जा रहा हूँ जुडिशियल स्क्रूटिनी को लेके वो है टी वेंकटा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 724। इसमें सुप्रीम कोर्ट said that the president cannot promulgate an ordinance unless he is satisfied that there are circumstances which render it necessary for him to take immediate action. But the president himself determine that such a situation has arisen where the circumstances has arisen that he needs to take immediate action. तो ऐसी situation पे कोर्ट जो है it cannot inquire into the propriety, expediency, necessity and the motive behind legislative act. वो ये सब चीजें नहीं देख सकता कोर्ट। While an executive act can be struck down on the ground of non-application of mind or mala fides, an act of the ordinance cannot.
ठीक है. An ordinance can be invalidated only on the grounds of contravention of constitutional limitations. ये बड़ा एक्सप्रेसली बोल दिया था इस केस में. सेकंड केस है आरके गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसको मैं अभी डिटेल में भी डिस्कस करूंगा. इसको बेरर बॉन्ड की इसके नाम से भी जाना जाता है. याद रखिएगा इस केस का नाम, ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है. नहीं याद किया नंबर कटेंगे. तो इसमें द वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डिनेंस वाज चैलेंज्ड. ठीक है, और कोर्ट ने ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी अपहेल्ड की थी और बोला था कि जो स्पेशल बियरर बॉन्ड ऑर्डिनेंस जो है 1981 का, इट इज नॉट अल्ट्रा वायर्स ऑफ आर्टिकल 123. President is competent to issue an ordinance amending or altering tax laws. Ordinance power is coextensive with the parliamentary power, and while considering the validity of the law, the court will have nothing to do with the morality of the law, and an ordinance might well include a situation created by law being declared void by a court of law. There is no inhibition on the ordinance making power that it shall not deal with a matter already covered by a law made by Parliament. An ordinance stands on the same footing as an act passed by the legislature. It cannot be treated as an executive action or an administrative decision. It is clothed with all the attributes of an act of the legislature, carrying with it all the incidents, immunities and limitations under the Constitution. Further, like law made by Parliament, an ordinance is also subject to the fundamental rights and the constitutional limitations. सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट सिंपली आपको ये बता रहा है कि अगर मान लीजिए किसी चीज पे पार्लियामेंट ने ऑलरेडी लॉ बनाया है, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर उस पर अप्लाई की जा सकती है अगर वो ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए जहां पे बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन एंड इमीडिएट एक्शन इज नेसेसरी. ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट अप्लाई नहीं होगा कि पार्लियामेंट ने उस पर लॉ बना दिया तो ऑर्डिनेंस उस पर अप्लाई नहीं हो सकता. ऐसी कोई भी चीज नहीं, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव एक्ट है. तो इट वुड बी को एक्सटेंसिव विद द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. आर्टिकल 123 की जो पावर है, इट इज को एक्सटेंसिव विद द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, जिस तरीके से पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकती है, वैसे ही ऑर्डिनेंस भी उन्हीं सब रेल्म्स पे लॉ बना सकता है. तो टैक्स स्टैट्यूट पे अगर लॉ है ऑलरेडी, तो पार्लियामेंट उस पर एक्स्ट्रा लॉ बना सकती है, चाहे तो उसे रिपील भी कर सकती है. वैसे ही अगर सिचुएशन वैसी अराइज हो जाती है, तो वैसी सिचुएशन में कि वेयर द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन एंड इमीडिएट एक्शन इज नेसेसरी, तो ऑर्डिनेंस भी उन्हीं ग्राउंड्स पे बन सकता है. इट कैन रिपील एन ऑलरेडी मेड स्टैट्यूट, और इट कैन बाय द वे ऑफ एडिशन इंट्रोड्यूस न्यू लेजिस्लेटिव प्रोविजंस. ऐसा किया जा सकता है. देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रोहिबिशन. तो ये आर्ग्यूमेंट कभी भी दिमाग में मत रखिएगा कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है इसे वैक्यूम को फिल करने के लिए. नो, ठीक है, ऐसा नहीं है. इट कैन ऑलरेडी सप्लाई और इवन सप्लांट डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. बट एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए कि इट इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. ये जो ऑर्डिनेंस है, इट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. अब ऑर्डिनेंस मेक करने में, इवन दो इट इज अ लेजिस्लेटिव एक्ट, अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया ना, तो जितनी भी चीजें हुई हैं वो क्या कहते हैं, वो आगे फिर नहीं होंगी. आफ्टर द एक्सपायरी या फ्रॉम द डेट ऑफ डिसअप्रूवल, ऑर्डिनेंस विल सीज टू ऑपरेट. ठीक है, हो सकता है एक वैलिडेटिंग एक्ट पास कर दी जाए in order to save the events that has happened during the application of the ordinance, but apart from that, अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया ऑर्डिनेंस को, मतलब उसे एक एक्ट का कवर नहीं दिया. हमेशा ऑर्डिनेंस के बाद एक एक्ट जरूर आती है टू गिव द ऑर्डिनेंस परपेचुअल इफेक्ट. ठीक है, ऑर्डिनेंस कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो लगातार चलता रहे. उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट की एक्ट में तब्दील होना ही होगा अगर इट इज एक्सपेक्टेड कि ऑर्डिनेंस शुड बी कंटिन्यूड एंड ऑर्डिनेंस इज प्रॉपर. और ऐसी सिचुएशन पे पार्लियामेंट जो है अप्रूव करती है ऑर्डिनेंस को और चाहती है कि यही जो लॉ है वो आगे भी चले, तो पार्लियामेंट को क्या करना होगा, उस ऑर्डिनेंस को पकड़ के एक्ट में तब्दील करना होगा. इट इज़ वेरी एसेंशियल. अगर ऐसा नहीं किया तो आप जानते हैं 6 हफ्ते बाद वो एक्सपायर कर जाएगा.
या अगर हाउसेज ने डिसअप्रूव कर दिया तो एक्सपायर कर जाएगा, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो ऐसी सिचुएशन आने से पहले ही विड्रॉ कर लें उसको। अब एक सवाल उठा था AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1980 को लेके जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से डील करता है। बहुत ही बेकार आर्ग्यूमेंट था, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसमें बोला गया था कि जो ऑर्डिनेंस है वो लॉ है ही नहीं आर्टिकल 13 की डेफिनेशन में, ठीक है, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लॉ। कोर्ट हेल्ड that an ordinance is like a parliamentary law and it is covered within the definition of law. However, furthermore, Supreme Court in this case, AK Roy versus Union of India, held that ordinance would be subject to the test of vagueness, arbitrariness, reasonableness and public interest, and that it was passed only when the legislatures were not in session. Court said that the judicial review is not totally excluded in regard to the question relating to the precedent's satisfaction, and the exercise of power under Article 123 is not regarded as a purely political question. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ये क्यों कह रहा है कि प्योरली पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंस है कि कोर्ट्स ऑफ लॉ पॉलिटिकल मैटर्स में नहीं जाते, वो लीगल मैटर्स में जाते हैं और उसी पर रहते हैं। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन प्योरली पॉलिटिकल मैटर्स, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्योर पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस जो हैं दे आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द कोर्ट्स उनसे कंसर्न नहीं रहता, ना उनसे डील करता है। अब आपको एक चीज बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्राइमरली ऑर्डिनेंस के ऊपर जो चेक्स हैं ये पार्लियामेंट को दिए हुए हैं, कोर्ट्स को नहीं। प्राइमरली कोर्ट्स ने तो बाद में जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करके चेक्स बनाए हैं, लेकिन प्राइमरली कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो चेक्स थे पार्लियामेंट को ही दिए थे, क्योंकि भाई लेजिस्लेटिव फंक्शन है, कोई लेजिस्लेटिव फंक्शन एक्सरसाइज कर रहा है, ही शुड बी सब्जेक्ट टू द स्क्रूटनी ऑफ द पार्लियामेंट ऑब्वियसली। तो predominantly the constitution is in favor of the parliament to place checks on the ordinance making power of the executive, ठीक है, rather than the courts। अब आगे बढ़ते हैं, एक और केस बताता हूँ, सत्यपाल दंग वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द गवर्नर्स ऑर्डिनेंस regulating the proceedings of the house. In this case what happened was that the speaker of Punjab Legislative Assembly adjourned the house for 2 months, making it impossible to pass the appropriation bill before the end of the financial year. The governor, in order to overcome the crisis, prorogued the assembly on 11th March and promulgated an ordinance on 13th March prescribing the procedure for passing the budget and appropriation bill, purporting to make the law for timely completion of financial business contemplated by Article 209. तो बेसिकली गवर्नर ने ये किया कि स्पीकर साहब जो है ना बिल नहीं पास होने दे रहे थे, तो गवर्नर ने कहा अच्छा जी हम ऐसा करते हैं ना, पूरा का पूरा जो सेशन है प्रोरोग कर देते हैं, अब असेंबली तो सेशन में है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, ऑर्डिनेंस पास कर दिया। अब क्योंकि ऑर्डिनेंस एक लेजिस्लेटिव चीज़ है तो सबको फॉलो करना ही होगा, तो उस चीज़ में उन्होंने अप्रोप्रिएशन बिल को पास करने का एक प्रोसीजर पूरा बना डाला कि इतने से इतने टाइम में हो जाना चाहिए। तो स्पीकर का पूरा डिस्क्रिप्शन उन्होंने उससे ले लिया और यह था कि उसी पीरियड के दौरान फाइनेंशियल बिजनेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को अपहेल्ड किया जो गवर्नर की थी कि इस सिचुएशन में जिन्होंने ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया है प्रॉपरली प्रोमलगेट किया है, बिकॉज द पावर ऑफ द गवर्नर टू प्रोरोग द हाउस अंडर आर्टिकल 174, पहली बात तो इट इज एब्सोल्यूट, and the governor's resummoning the legislature immediately after prorogation was also a step in the right direction, as it set up once again the democratic machinery in the state which had been immediately disturbed by the speaker's action. Speaker साहब बार बार adjourn कर रहे थे ना। The legislature could not be allowed to hibernate for 2 months while financial business and the constitutional machinery and the democracy itself was wrecked. Commenting on the ruling of the speaker in this case, that the houses cannot be resummoned by the speaker when the houses were adjourned by the houses cannot be resummoned by the governor when the houses were adjourned. The Supreme Court said that the ruling was based on wrong assumption. बेसिकली स्पीकर साहब का कहना था कि भाई मैंने एडजर्न कर दिया तो ये जो गवर्नर साहब है ना ये रीसमन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप बिल्कुल ही सही नहीं है, आप बिल्कुल गलत है। The speaker cannot pronounce upon the validity of the governor's ordinance.
इट कैन ओनली बी चैलेंज्ड बाय अ लेजिस्लेटिव असेंबली बाय रेजोल्यूशन। ये स्पीकर के डोमेन में नहीं आता, ठीक है। अब ये सब तो अच्छी बातें हो गई कि भाई यहाँ पे प्रॉपर यूज़ हुआ था ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ सॉर्टेड इंसिडेंसेस बताते हैं जहाँ पे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का बहुत बुरी तरीके से अब्यूज़ हुआ है, ठीक है। पर पहले मैं एक और बात रिकैप कर देता हूँ, क्योंकि दो ही केस हमें डील करने हैं, आर के गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, प्राइमरीली उन्हीं से डील करना है। तो उससे पहले मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ कि ऑर्डिनेंस कब एंड होगा। पहला, जब रेजोल्यूशन और द रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द ऑर्डिनेंस आर पास्ड बाय द पार्लियामेंट। दूसरा, इफ द ऑर्डिनेंस इज नॉट रिप्लेस्ड बाय द एक्ट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। तीसरा, द एग्जीक्यूटिव लेट्स इट लैप्स विदाउट ब्रिंगिंग इट बिफोर द पार्लियामेंट। और चौथा, व्हेन इट इज विथड्रॉन बाय द प्रेसिडेंट इटसेल्फ, ठीक है। ये मतलब वो इन्फॉर्मेशन है जो आप बेयर टेक्स्ट से ही गैदर कर सकते हैं। एक पांचवा तरीका है, व्हेन इट इज स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, पर वो हर चीज़ में नहीं होता। एक ट्रिविया क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट थियोरेटिकल लिमिट जिसमें एक ऑर्डिनेंस को एक्सपायर होना होता है, कि मैक्सिमम पीरियड एक ऑर्डिनेंस कितने टाइम में फोर्स में रह सकता है। तो जो मैक्सिमम पीरियड है ना वो 7.5 महीने है, ठीक है। चूंकि ये थियोरेटिकल लिमिट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल 85 के हिसाब से 6 महीने इंटरवीन नहीं कर सकते बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, और ऑर्डिनेंस 6 हफ्ते बाद एक्सपायर कर जाता है। तो अगर हम मैक्सिमम टर्म लें कि 6 महीने बाद रीअसेंबली होनी है, और साथ में उसके बाद 6 हफ्ते का पीरियड कैलकुलेट करें, तो व्हाट डू वी गेट 7.5 मंथ। तो वी हैव अ थियोरेटिकल लिमिट कि ऑर्डिनेंस ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 महीने तक रह सकता है बाय इटसेल्फ, ठीक है। खैर अब आते हैं आर के गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, इसको डिटेल में डील करना है। इसको क्या कहा जाता है? स्पेशल बेयरर बॉन्ड्स केस, ठीक, याद रखिएगा इसको। तो in this case what happened was that various writ petitions raised a common question of law relating to the constitutional validity of the special bearer bonds immunities and exceptions ordinance 1981 and special bearer bonds immunity and exemptions act 1981, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस भी चैलेंज हुआ था और एक्ट भी चैलेंज हुई थी। Now the principal ground on which the constitutional validity of the ordinance and the act is challenged is that they are violative of the equality clause contained in Article 14 of the Constitution. There is also one other ground on which the ordinance was assailed as constitutionally invalid, and that was that the President had no power under Article 123 of the Constitution to issue an ordinance. An ordinance is therefore ultra vires and void. Now dealing with the second issue, pehle Supreme Court observed that the ordinance was issued by the President under Article 123, which is a solitary article under Chapter 3, and it merely says legislative powers of the President. Under this article, the legislative power is conferred upon the President exercisable when both houses are not in session. It is possible that when neither house of Parliament is in session, a situation may arise which needs to be dealt with immediately and for which there is no adequate provision in the existing law, and emergent legislation may be necessary to enable the executive to cope up with the situation. If the legislation is postponed until the houses of the parliament meet, damage might be caused to the public wealth. Article 123 therefore confers power on the President to promulgate a law by issuing an ordinance to enable the executive to deal with the emergent situation, which might well include a situation created by law being declared void by a court of law. Grave public inconvenience would be caused, as it's pointed out by Mr. C. Roy in his famous book on the constitutional law, that if on a statute like sale tax being declared void, no machinery existed whereby a valid law could be promulgated to take the place of that law which has been declared void, the President is for that reason given a legislative power to issue ordinance. अब देखिए बुक्स हमेशा कंसल्ट करता है सुप्रीम कोर्ट, तो बुक्स पढ़ा करिए, काफ़ी काम की आती हैं। पर खैर मैं पढ़ा आ रहा हूँ तो आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। पहले लेक्चर्स पढ़ लीजिएगा अच्छे से, नोट्स पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद आप कई चीज़ों में ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे।
खैर आगे बढ़ते हैं. व्हाट एल्स द सुप्रीम कोर्ट सेड. न अभी दूसरा कंटेंशन आना है. फिर साथ में आपको पता है एक और कंटेंशन था कि लेजिस्लेटिव पावर जो है वो सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बिलोंग करती है, तो एग्जीक्यूटिव में वेस्ट नहीं की जा सकती, और अगर एग्जीक्यूटिव में वेस्ट की जाती है तो अनडेमोक्रेटिक होगा बिकॉज एग्जीक्यूटिव माइट अब्यूज दिस पावर. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो थी प्रेसिडेंट साहब की, इसको अपहेल्ड किया, बट कुछ लिमिटेशंस रीड की थी इस पावर में. पहला उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि इट मे बी नोटेड and it was pointed out by Dr. B.R. Ambedkar himself while replying to the criticism against the introduction of Article 123 in the Constituent Assembly that the legislative power conferred on the President under this article is not a parallel power of legislation. याद रखिएगा इस लाइन को. Secondly, it is a power exercisable only when both houses of parliament are not in session, and it has been conferred ex necessitari in order to enable the executive to meet an emergent situation. मतलब इट इज ड्यू टू नेसेसिटी ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया जाता है. थर्डली, द लॉ मेड बाय द प्रेसिडेंट बाय इशूइंग एन ऑर्डिनेंस इज ऑफ स्ट्रिक्टली लिमिटेड ड्यूरेशन. इट सीजेस टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 weeks फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट, और इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट आर पास्ड बाय द बोथ हाउसेस. This also affords the clearest indication that the president is invested with this legislative power only in order to enable the executive to tide over an emergency situation which may have arisen while houses of parliament were not in session. Fourthly, this power to promulgate an ordinance conferred on the president is coextensive with the power of the parliament to make laws, and the president cannot issue an ordinance which parliament cannot enact into a law. Fifthly, it will therefore be seen that the legislative power has been conferred on the executive by the constitution makers for a necessary purpose, and it is hedged in by limitations and conditions. Sixthly, the conferment of such power may appear to be undemocratic, but it is not so, because the executive is clearly answerable to the legislature, and if the president, on the aid and advice of the executive, promulgates an ordinance in misuse or abuse of this power, the legislature can not only pass a resolution disapproving the ordinance, but can also pass a vote of no confidence in the executive. ये सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरली लिमिटेशंस हेल्ड की थी इस केस में. सुप्रीम कोर्ट फर्दर हेल्ड that it may be noted that Article 123 Clause 2 provides in terms clear and explicitly that an ordinance promulgated under that article shall have the same force and effect as an act of parliament. There is no qualitative difference between the ordinance issued by the president and an act passed by the parliament. It is also emphasized that Article 367 Clause 2, which provides any reference in the constitution to acts and laws made by parliament, shall be construed as including a reference to the ordinance made by president. That also weighed with the court. Supreme Court further said that we do not therefore think that there is any substance in the contention of the petitioner that the president has no power under Article 123 to issue an ordinance amending or altering the tax law, and that the ordinance was therefore outside the legislative power of the president under the article. Now, considering the constitutional validity of the statute, which was said to be violative of Article 14, the preamble of the act concerned said that it affords useful light as to what the statute intends to reach, and makes it clear that the act is intended to canalize for productive purposes of black money, which has become serious threat to the national security and national economy. It is an undisputed fact that there is considerable amount of black money in circulation which is unaccounted or concealed and therefore outside the disclosed trading channel, and it is largely the product of black market transactions and evasion of tax. Hence it is obvious that the act makes a classification between the holders of black money and the rest, and provides for issuing of special bearer bonds
with a view to inducing persons belonging to the former class to invest their unaccounted money in purchase of special bearer bonds, so that the money which is today lying idle outside the regular economy of the country is canalized into the productive purposes. याद रखिएगा आर्टिकल 14 में जब भी चैलेंज होगा तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन देखा जाता है, ठीक है. दैट इज व्हाई द सुप्रीम कोर्ट इज टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन. आई डू होप यू रिमेंबर दिस. So, continuing further, Supreme Court said that the object of the act was to unearth black money for being utilized for productive purposes with a view to effective social and economic planning. There has necessarily to be a classification between persons possessing black money and others who do not possess black money, and such classification cannot be regarded as arbitrary and irrational. Now it is true that one or the other of the immunities or exemptions granted under the provisions of the act may be taken advantage of by resourceful persons by adopting ingenious methods and devices with a view of avoiding tax or saving tax. But that cannot be helped, because human ingenuity is so great when it comes to tax avoidance that it would be almost impossible to frame tax legislation which cannot be abused. Moreover, as already pointed out above, the trial and error method is inherent in every legislative effort to deal with an obstinate social or economic issue, and if it is found that the immunity or exemption granted under the act is being utilized for the tax evasion or avoidance not intended by the legislature, the act can always be amended and the abuse terminated. We are accordingly of the view that none of the provisions of the act is violative of Article 14 and the constitutional validity must be upheld. ठीक है, यहाँ पे हमारा खत्म हो गया आर के गर्ग से यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस को क्या कहा जाता है? बेरर बॉन्ड केस के नाम से भी जाना जाता है. याद रखिएगा इस बात को, ठीक है. अब जरा नेक्स्ट केस पे आने से पहले, जो कि है डीसी वादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जरा गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि देयर आर सर्टेन पेक्यूलियरिटीज़ जो उनकी पावर्स में है जो प्रेसिडेंट की पावर्स पे नहीं है. ठीक है, शॉर्ट में बता देता हूँ. वो ये है कि इन कंपैरिजन टू द प्रेसिडेंट्स पावर, गवर्नर कांट मेक एन ऑर्डिनेंस विदाउट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट इफ फर्स्ट ordinance contains a provision that would require the sanction of the president for the introduction in the state legislature. ये पहली limitation है. दूसरी, governor would have deemed it necessary to reserve the bill containing the same provision for the consideration of the president. तब वहाँ पे president को भेजना पड़ेगा. Third, an act of the state legislature containing the same provision would be invalid without the assent of the president. तब भी bill president को भेजना पड़ेगा. तो तीन situation है which you can find इन आर्टिकल 213. ठीक है, 213 के नाम से याद रख लीजिएगा. 123 एंड 213 बहुत आसान हो जाता है इसको याद करना. वैसे मैं ट्रिप्स एंड ट्रिक्स देना पसंद नहीं करता, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि ट्रिक्स ही याद रह जाती हैं, सब्सटेंस भूल जाते हैं लोग. लेकिन ये एक ऐसा प्रोविजन है जो याद रखने में आसानी हो सकती है इसकी वजह से. ठीक है, अब पूरा आर्टिकल 213 पढ़ूंगा तो क्या कहते हैं, हमारा टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाएगा. मैं चाहता हूँ ये ऑर्डिनेंस का टॉपिक आज ही ख़त्म हो जाए, तो आई विल नॉट रीड इट एंटायरिटी. मैंने उसका मेन एसेंस बता दिया, पर आप आर्टिकल 213 पढ़ लीजिएगा. खास तौर से इसके क्लॉज 3 का प्रोवाइजो भी ज़रूर पढ़िएगा. ठीक है, क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या छोटे से माइनर डिफरेंसेस हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है. गवर्नर को कहीं कहीं जगह पे प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए होती है, उनके इंस्ट्रक्शंस के बिना ऑर्डिनेंस नहीं प्रोमलगेट हो सकता. क्या सिचुएशंस हैं वो एक बार आप देख लीजिएगा. स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसा कुछ नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा. अब नेक्स्ट केस में आते हैं. और हाँ, बाकी चीज़ें जो है ना प्रेसिडेंट से और गवर्नर की ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन में बाकी चीज़ें सेम है. ठीक है, वही चीज़ जो यूनियन लेवल पे हो रही थी वही चीज़ स्टेट लेवल पे हो रही है. 6 वीक्स का जो पीरियड है वो भी सेम रहेगा, एसेट्रा एसेट्रा. मेजॉरिटी चीज़ें सारी सेम है. जो जहाँ पे डिफरेंस है वो एक बार देख लीजिएगा. मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, बट यू शुड स्टिल सी इट वंस बाय योरसेल्फ एज वेल. अब आ जाते हैं डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार पे. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, मेंस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. अब इस केस में पिटिशंस दायर हुए थे सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट रेज द क्वेश्चन रिलेटिंग टू द पावर ऑफ द गवर्नर अंडर आर्टिकल 213 of the constitution to re-promulgate the ordinance from time to time without getting them replaced by the acts of legislature.
Now the governor of Bihar promulgated 256 ordinances between 1967 and 1981, and these ordinances were kept alive for period ranging between 1 to 14 years by re-promulgation from time to time. Out of these 256 ordinances, 69 were re-promulgated several times and kept alive without prior permission of the President of India. After the session of the legislature was prorogued, the same ordinances which has ceased to operate were re-promulgated, containing substantially the same provisions, almost in a routine manner. The question before the Supreme Court was that can the governor go on re-promulgating ordinance for indefinite period of time and thus take over on himself the power of the legislature to legislate, though the power was conferred on him under Article 213 only for the purpose of enabling him to take immediate action when the Legislative Assembly of the state was not in session, or when in a case where there was a Legislative Council of the state, both houses of the legislature were not in session. In short, सवाल ये था कि क्या प्रेसिडेंट साहब लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट को किनारा करके सारी पावर अपने हाथ में ले सकते हैं लेजिस्लेचर की या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने बोला that the power to promulgate an ordinance is essentially a power to be used in an extraordinary situation, and it cannot be allowed to be perverted to serve political ends. Supreme Court observed that the object under Article 213 is that since the power conferred on the governor to issue ordinances is emergent power exercisable when the legislature is not in session, an ordinance promulgated by the governor to deal with a situation which requires immediate action and which cannot wait until the legislature reassembles must necessarily have a limited life. This is why it provided that the ordinance shall cease to operate on the expiration of 6 weeks from the date of reassembling of legislature. The constitution makers expected that if the provisions of the ordinance are to be continued in force, this time should be sufficient for the legislature to pass the necessary act. But if within this time the legislature does not pass such an act, the ordinance must come to an end. The executive cannot continue the provision of ordinance in force without going to the legislature for its continuation. The law-making function is entrusted by the constitution to the legislature to pass the necessary act, but if the executive were permitted to continue the provision of an ordinance in force by adopting the methodology of re-promulgation without submitting to the voice of the legislature, it would be nothing short of usurpation by the executive of the law-making function of the legislature. That would be clearly subverting the democratic process which lies at the core of our constitutional scheme. For then the people would be governed not by the laws made by legislature as provided in the constitution, but the laws made by executive. Supreme Court further observed that the government cannot bypass the legislature without enacting the provisions of an ordinance into an act of legislature, re-promulgate an ordinance as soon as the legislature is prorogued. वो ऐसा नहीं कर सकते. वो ये नहीं कर सकते कि उनका ऑर्डिनेंस एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर रिप्लेस नहीं हुआ, उन्होंने लेजिस्लेचर को प्रोरोग कर दिया फिर री-प्रोमलगेट कर दिया ऑर्डिनेंस. ये नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट फर्दर सेड, ऑफ कोर्स ऐसी सिचुएशन कभी कभी हो सकती है वेयर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस एंड पुश थ्रू in the legislature a bill containing the same provision as in ordinance, because legislature may have too much legislative business in a particular session, or the time at the disposal of the legislature in a particular session may be short, and in that event governor may legitimately find that it is necessary to re-promulgate the ordinance. Where such is the case, re-promulgation is not open to attack. कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई एक सेशन में लेजिस्लेचर के पास ऑलरेडी लेजिस्लेटिव बिजनेस बहुत सारा है, बहुत सारी एक्ट और बिल्स पेंडिंग है जो उन्हें पास करनी है, बहुत सारे बिल्स उन्हें पास करने हैं, या कई नए मैटर्स पे डिबेट करनी है या इंट्रोड्यूस करने हैं. तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है एक सेशन जो हो उसमें जो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुआ है उस पर लेजिस्लेचर के पास बात करने का टाइम ना रहे या उसे अप्रूव करने का टाइम ना रहे. तो ऐसी सिचुएशन में रीप्रमलगेशन हो सकता है, लेकिन अदरवाइज नहीं. अदरवाइज इस सिचुएशन के अलावा अगर किया गया, देन it would be an colorable exercise of power on the part of the executive to continue an ordinance with substantially the same provisions beyond the period limited by the constitution by adopting the methodology of repromulgation. अगर इस सिचुएशन के अलावा एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को अब्यूज करता है तो दैट वुड बी अ कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर. कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर क्या होती है?
जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते, ठीक है. What you cannot do directly, you cannot do indirectly. Always remember this. That is the definition of colorable legislation. याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है. So it is a settled law that the constitutional authority cannot do indirectly what it is not permitted to do directly. If there is a constitutional provision inhibiting the constitutional authority from doing an act, such a provision cannot be allowed to be defeated by adoption of any subterfuge. That would be clearly a fraud on the constitution provision. ठीक है, तो दो चीजें याद रखिएगा. Repromulgation of ordinances without the approval of legislature except in exceptional scenario is a colorable exercise of power and a fraud on constitution. Court held it is significant to note that so far as the President of India is concerned, though he has the same power of issuing ordinance under Article 123 as the Governor under Article 213, there is not a single instance in which the President has since 1950 till today, matlab till the time of this judgment, repromulgated an ordinance after his expiry. The court accordingly struck down the Bihar Immediate Education Council Ordinance 1985, which was in operation as unconstitutional and void. ठीक है. फाइनली एक जजमेंट है आपका कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2 जनवरी 2017 को डिसाइड हुआ 3 जजेस बेंच के द्वारा. इसमें सवाल ये था कि क्या लेइंग ऑफ दिस ऑर्डिनेंस बिफोर द लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट एज द केस में बी इज मैंडेटरी और डायरेक्टरी. द आंसर इज दैट इट इज मैंडेटरी. ठीक है, अब इसके लिए पूरा जजमेंट आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं एक लाइन में आंसर दे सकता हूँ. इट इज अ मैंडेटरी थिंग, ये करना ही करना पड़ेगा. इस केस में भी शॉर्ट में यही बताया गया था दैट द पावर व्हिच हैज बीन कन्फर्ड अपॉन द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 213 एंड द गवर्नर, सॉरी नॉट 213, प्रेसिडेंट पे आर्टिकल 123 है, गवर्नर पे 213 है. इट इज लेजिस्लेटिव इन कैरेक्टर. The power is conditional in nature. It can be exercised only when the legislature is not in session and subject to the satisfaction of the president, or as the case may be of the governor, that the circumstances exist which render it necessary to take immediate action. An ordinance which is promulgated under Article 123 and 213 has the same force and effect as a law enacted by legislature, but it must be laid before the legislature, and it will cease to operate 6 weeks after the legislature has reassembled, or even earlier if the resolution disapproving it is passed. Moreover, an ordinance may also be withdrawn. The constitutional fictions attributing an ordinance the same force and effect as law enacted by the legislature comes into being if the ordinance has been validly promulgated and complies with the requirements of Article 123 and 213. The ordinance making power does not constitute the president or governor into a parallel source of law making or an independent legislative authority. Consistent with the principles of legislative supremacy, the power to promulgate ordinance is subject to the legislative control. The president, or as the case may be the governor, acts on the aid and advice of the council of ministers, which owes collective responsibility to the legislature. The requirement of laying an ordinance before the parliament or the state legislature is mandatory, and the constitutional obligation is cast upon the government. Laying of the ordinance before the legislature is mandatory because the legislature has to determine the need and the validity and the expediency to promulgate an ordinance, and secondly whether the ordinance sought to be approved or disapproved. And finally the legislature has also to determine that whether an act incorporating the provision of the ordinance should be enacted. Failure to comply with the requirement of laying an ordinance before the legislature is a serious constitutional infraction and abuse of the constitutional process. Repromulgation of the ordinance would be a fraud on the constitution and subversion of democratic legislative process as laid down in the judgment of the Supreme Court in DC Wardwa versus State of Bihar. तो मोर और लेस वही चीज़ों की बात की थी. एक चीज़ जो एक्स्ट्रा इन्होंने कही थी कि ये जो रिक्वायरमेंट ऑफ लेइंग डाउन एन ऑर्डिनेंस बिफोर द लेजिस्लेचर है ये मैंडेटरी है. ठीक है, इट इज़ नॉट डायरेक्टरी, इट इज़ मैंडेटरी. इसमें एक जस्टिस मदन बी लोकुर का डिसेंटिंग जजमेंट था, उन्होंने बोला था कि ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है, बट मेजॉरिटी जजमेंट था दैट इट इज़ अ मैंडेटरी थिंग दैट मस्ट बी डन. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे. वी हैव कंप्लीटेड द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर as far as it was relevant for your syllabus and for your knowledge,
and for examinations. Tomorrow we will deal with other issues of the executive, and I think union executive और state executive का chapter mostly खत्म हो जाएगा. इसके बाद हमारा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शुरू हो जाएगा. ठीक है. So that is it. I will see you in the next lecture.